तो साथियों, एक बार पुनः आप लोग के बीच उपस्थित हूँ और आज फिर से हम लोग बात करेंगे बीपीएससी प्रधान शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक परीक्षा के संदर्भ में। परीक्षा बिल्कुल नज़दीक आ गई है। परीक्षा 28 और 29 जून को प्रस्तावित है और अभी समय बिल्कुल नहीं रह गया है। तो आज पुनः हम लोग एक प्रैक्टिस सेट पर बात करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 5, इसके पहले 4 प्रैक्टिस सेट को हम लोग समाप्त कर चुके हैं। डीएलएड विषय का यह प्रैक्टिस सेट है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डीएलएड जो विषय है वो एक तकनीकी विषय है और इसमें परीक्षार्थियों की बहुत कठिनाई भी होती है। तो इस कठिनाई स्तर को कम करने में आपका कुछ सहयोग करने के उद्देश्य से यह प्रैक्टिस सेट आप लोग के बीच उपलब्ध है। इस प्रैक्टिस सेट का 2 भागों में बनाएंगे हम। पहले भाग में 30 प्रश्नों को और अगले भाग में फिर 45 प्रश्नों को। तो अभी 30 प्रश्नों पर हम लोग देखेंगे। तो देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक बार पुनः आप सभी मित्रों से अनुरोध करूंगा कि जो भी मित्र चैनल पर नए हों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, लाइक करें, शेयर करें तथा अपना कमेंट्स करना नहीं भूलें। तो आगे बढ़ते हैं मित्र। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न पत्र परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। यह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के या की के बारे में चिंतित है। किसके बारे में चिंतित है? संपूर्ण विषय वस्तु के शामिल करने के, प्रश्नों के प्रकार, विश्वसनीयता या वैधता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के बारे में चिंतित है अथवा नहीं है। प्रख्यात शिक्षक शास्त्री रेमाउंड के अनुसार अच्छे प्रश्न पत्र निर्माण की तकनीकी को जानना एक शिक्षक का सर्वोपरि उद्देश्य होता है। किसी भी प्रकार के प्रश्न पत्र के माध्यम के लिए जाने वाले जो परीक्षण होता है का विशिष्ट उद्देश्य इस तथ्य में निहित होता है कि प्रश्न पत्र संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करता है अथवा नहीं करता है। तो इस प्रकार इसका सर्वाधिक सत्य उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले प्रश्न यानी कि दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए। बच्चे बाहर से क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। तो दूसरा का सही उत्तर क्या हो जाएगा? शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। ये आपका उत्तर यहाँ हो जाएगा। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? देखिए इसका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों की क्षमता को बेहतर मानते हैं। किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा अधिक सक्षम है। और तीसरा क्या है कि आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए। ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि बाह्य परीक्षाओं की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर मानते हैं। चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्र। शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। बिल्कुल सही है। कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। नहीं। परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। अधिगम एक समान गति से पर बल देना चाहिए। ये भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? केवल प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक पर आधारित अनुदेश, परीक्षाओं के अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। तो इसका सबसे जो सटीक उत्तर होगा वो क्या होगा? समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए। छठे प्रश्न के चलते हैं मित्र। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? लघु उत्तरीय प्रश्न, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, सत्य असत्य निबंधात्मक प्रश्न। तो छठे का उत्तर क्या हो जाएगा? सी, सत्य अथवा असत्य। क्योंकि वस्तुनिष्ठता यहाँ पे आएगी कि एक प्रश्न का सिर्फ एक ही उत्तर हो सकता है कि या फिर सत्य है या फिर असत्य है, कोई दूसरा उसका उत्तर नहीं हो सकता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सबसे बड़ी विशेषता यही होती है। समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता को उत्सव मनाती है। दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है। हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। तो 7वें का उत्तर क्या हो जाएगा कि कक्षा में विविधता का
उत्सव मनाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मित्र और 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8वां प्रश्न हमारा है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। क्या अर्थ है? तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ बच्चों को शिक्षा का अनुगमन और अनुकरण करना चाहिए, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी का महत्व देना चाहिए, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। बिल्कुल सही उत्तर इसका हो जाएगा कि बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो 9वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने की प्रोत्साहन करके बिल्कुल नहीं होगा। अग्र शिक्षण की तकनीक अपना करके, परीक्षा परिणामों से केंद्रित होकर के। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य यह है कि बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, बच्चे प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, व्यवस्था फेल हुई है, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या होगा कि बच्चा जब भी फेल होता है तो इसका मतलब कि व्यवस्था फेल हुई है, न कि बच्चा फेल हुआ है। तो बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। हर बच्चों में लगभग समान योग्यता होती है। बच्चों ने प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, बिल्कुल ही नहीं। बच्चों ने उत्तर को सही तरीके से याद नहीं किया, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि व्यवस्था फेल हुई है। 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास का सिद्धांत है? तो सभी की विकास दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। तो 11वें का उत्तर हो जाएगा कि सभी के लिए विकास की दर समान नहीं होती है। 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12वां प्रश्न हमारा कि कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि यह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मरोड़कर जोर से दबाती है, निचोड़ती है मतलब, और फिर पानी में डालती है, शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में शिक्षार्थी यह सोचने और करने देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम कौशल का प्रयोग किया जाएगा? तो 12वें प्रश्न का उत्तर आप इसको अपने दिमाग से सोच करके दे सकते हैं। वर्गीकरण, मापन, परिकल्पना या फिर अवलोकन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अवलोकन हो जाएगा। बच्चे ने अवलोकित किया पहले शिक्षिका के जो क्रियाविधि थी उसको, और फिर उसको अपने तरह से किया। उसके बाद बच्चों के अंदर इस तरह की कंसेप्ट विकसित हुआ। तो कैसे हुआ? अवलोकन करके हुआ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अवलोकन। 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग करके करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? तो 13वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? हस्तपरक गतिविधि। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा के कारण होता है, के कारण रोता है। किसके कारण रोता है? सामाजिक दुश्चिता के कारण, संवेगात्मक दुश्चिता, अजनबी दुश्चिता या फिर वियोग दुश्चिता। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? संवेगात्मक दुश्चिता। चूँकि बच्चे माँ के साथ संवेग के रूप में जुड़ा हुआ है और बच्चे को जैसे ही उसकी माँ की गोद से उसको दादी लेती है तो वह रोने लगता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्र। और 15वां हमारा प्रश्न कि शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। तो क्या तात्पर्य है? अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों को सम्मान करना, सामाजिक वातावरण का अनुकूलन एवं समायोजन, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। तो ए, बी और डी तो बिल्कुल नहीं होगा। इसका सभी सटीक उत्तर क्या हो जाएगा? सामाजिक वातावरण में अनुकूलन एवं समायोजन। 16वें प्रश्न की तरफ चलते हैं कि विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता और उन्हें वैज्ञानिक हैं नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। किसका यह विचार है? तो ये विचार है पियाजे का विचार है। इसको याद रखेंगे। बायोस्की बच्चों के सीखने के निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर
बल देते हैं। तो 17वां क्या हो जाएगा, शारीरिक। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्य कार्यों का उपयोग करती है। वह किससे प्रभावित है? तो 18वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से है। इसको याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। व्यक्तियों में एक दूसरे में भिन्नता क्यों होती है? तो एक दूसरे की भिन्नता होने का कारण क्या है? दो चीज़ें होती है। इस पर हम लोगों ने वीडियो भी बनाया हुआ है अलग से, आप प्लेलिस्ट में जाकर के इसे चेक कर सकते हैं। तो भिन्नता होने के कारण दो चीज़ें होती हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। तो वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्याय क्रिया के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होते हैं। 20वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? तो 20वां प्रश्न का आपका उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, बैठने की उचित व्यवस्था नहीं, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, या विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, विषय वस्तु में प्रवीणता, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 21वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। क्या चीज़ में? धार्मिक शिक्षा को देकर व्यवहार व स्पष्ट नियम बना करके नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश दे करके। तो 21वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। 22वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे एक दूसरे के से प्रश्नों का उत्तर सीख सके, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा कर सके, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल को सीख सके, शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल को भी सीख सके। इसमें प्रश्न की तरफ चलते हैं। जब एक नियोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो नियोग्य बच्चा जब आता है तो बच्चे की नियोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। इसका सही उत्तर ये होना चाहिए। 24वें प्रश्न की तरफ देखते हैं मित्र। पियाजे ने के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था में किसके साथ संबंधित है? तो 24वां प्रश्न का देखिए क्या क्या चीज़ दिया है। अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, ये सही है। तार्किक रूप से समस्या का समाधान की योग्यता, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण की योग्यता, सामाजिक मुद्दों से सरोकार। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए कि अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। 25वें प्रश्न। मानव व्यक्तित्व का परिणाम है, किस चीज़ का परिणाम है? तो 25 इसका उत्तर अभी पहले भी हम लोगों ने देखा था। तो मानव का जो व्यक्तित्व बनता है दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक आनुवांशिक कारण से और दूसरा वातावरणीय कारण से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। 26वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, क्या सीखते हैं? परिपक्व होने से सीखते हैं, अनुकरण से सीखते हैं, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। 27वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि का पहला चरण है? तो 27वां का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? समस्या के प्रति जागरूकता अपना करके ही समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण हो सकता है। 28वां प्रश्न। बुद्धि क्या है? बुद्धि है, तो बुद्धि क्या चीज़ है? एक अकेला और जातीय विचार है, दूसरे का अनुकरण करने की योग्यता है, विशिष्ट योग्यता है, सामर्थ्यों का समुच्चय है। तो ये एक अकेला और जातीय विचार है बुद्धि। और 29वें प्रश्न के तरफ चलते हैं। भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः किस चीज़ से होता है? तो आकलन का काम करता है, रोचकता और जोश लाता है, अध्यापक को सरल बनाता है, भाषण सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। 30वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां की ओर संकेत करती है कि वे कैसे सीखते हैं। यांत्रिक भाषा की आवश्यकता है, सीखने की अनुपस्थिति, शिक्षार्थियों की सामाजिक आर्थिक स्तर। तो 30वें का उत्तर क्या हो जाएगा? यांत्रिक भाषा की आवश्यकता। तो मित्र, इस वीडियो में अभी हम लोग 30 प्रश्न को ही देखते हैं। अगले वीडियो में इसी के दूसरे भाग में हम लोग 31 से लेकर के 75 प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो पे आप लोग लगातार बने रहें। अभी सिर्फ यही समय है कि आप लोग अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करें और सेट पर अधिक से अधिक समय दें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र।